हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे चैप्टर 4 हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उसी के बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 4 है आपका सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह किस आधार पर बन रहे थे? उनमें जो भी गुणधर्म हैं उनके आधार पर बन रहे थे। यानी कि जिन जिन वस्तुओं में एक समान गुण है उनको आप एक वर्ग में या एक ग्रुप में रख रहे हैं, और जो उनसे भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और आपस में समान है उनको आप दूसरे ग्रुप में रख रहे थे। तो इस प्रकार आप अलग अलग ग्रुप बना रहे थे मटीरियल्स की। ओके, इसके लिए क्या आवश्यक है? आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन की बात की, उसकी नीड क्यों है उसकी बात की। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज की बात की कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे लस्टर और अपीयरेंस होता है, दिखने में वस्तु आपकी कैसी है। अगर उसमें चमक है तो वो लस्ट्रस होगी यानी चमकदार, अगर उसमें चमक नहीं है तो उसको नॉन लस्ट्रस यानी गैर चमकदार कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप मेटेलिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे कि लस्ट्रस जो शाइन होती है वो मेटेलिक सब्सटेंसेस में होती है, यानी कि जो धात्विक पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो धातु से बनाए जाते हैं उन सभी में एक प्रकार की चमक होती है। जैसे आपने सोना देखा है, आपने सिल्वर चांदी देखा है, इसके अलावा आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जिंक की बात आप लोग करते हैं, तो सभी में एक प्रकार की शाइन होती है। वहीं पे जो नॉन लस्ट्रस होते हैं वो कैसी होती हैं? नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस, यानी कि अधात्विक पदार्थ जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं है तो उनको नॉन लस्ट्रस कहा जा रहा है। अब जो मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं जब वो एयर और वाटर के एक्सपोजर में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका जो ऊपर का सरफेस होता है वो खराब होना शुरू कर देता है, जिसको आप संक्षारण कहते हैं, कोरोजन, या सामान्य भाषा में आप कहते हैं कि उस पर जंग लग गया है, यानी कि रस्टिंग हो गई है उसकी। ठीक है, तो ये मेटेलिक सब्सटेंसेस का हो रहा था। इसके अलावा गुण की ट्रांसपेरेंसी, आप कहते हैं किसी किसी वस्तु से हमें आर पार दिखाई देता है, दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है। वहीं पर कुछ वस्तुओं से आर पार नहीं दिखाई देता है, उनको अपारदर्शी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था अ मीन्स नहीं होता है हिंदी में, और पारदर्शी यानी कि जो पारदर्शी नहीं है। तो पारदर्शी कैसे होते हैं? जिनसे आर पार दिखाई देता है, तो जो पारदर्शी नहीं होंगे उनसे नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे थोड़ा थोड़ा या हल्का या धुंधला आर पार दिखाई दे रहा है क्योंकि उनसे प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में गमन कर रहा है, इनको आप ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स या फिर अल्प पारदर्शी, अल्प मीन्स कम, और जो पारदर्शी हैं, जो कम पारदर्शी यानी जिनसे कम आर पार दिखाई दे रहा है उनको। तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 3 वर्ग बने आपके, इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। हार्डनेस, आपकी कोई वस्तु जिस पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अगर वो शेप चेंज कर रही है, दैट मीन्स वो सॉफ्ट है, कोमल है। लेकिन वहीं पर अगर ये पेन है, इस पर मैं प्रेशर लगा रही हूं लेकिन ये अपना शेप मॉडिफाई नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये कैसा है? ये हार्ड है, कठोर है। ये अपना जो वर्तमान आकार है उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, इसको मैं इजीली कट भी नहीं कर पाऊंगी, तो ये कैसा है? हार्ड है। ठीक है, उसके अलावा डक्टिलिटी की हमने बात की, यानी तन्यता क्या होती है? तन्यता वह गुण है किसी भी पदार्थ का जिसके कारण उसकी पतली तार बनाई जा रही है। ये गुण जो है वो भी आपको धातुओं में देखने को मिलता है। जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर होती है आपकी, वो सारी किससे बनाई जाती है? धातुओं से। आपको एल्यूमिनियम की वायर दिखेगी, कॉपर की वायर दिखेगी, तो ये सारी क्या है? अलॉय की आपको कोई वायर दिख सकती है, लेकिन ये सारे हैं कैसे? मेटल से बने हुए। ठीक है, इसके अलावा मैलिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, आघात वर्धता, जब आप किसी धातु को पीट रहे हैं तो उसका चूरा नहीं हो रहा है बल्कि वो अपना शेप चेंज कर रहा है और धीरे धीरे पतली चादर में बदल रहा है, तो इसको आघात वर्धता का गुण कहा जाता है। ये भी आपको धातुओं में दिखने को मिलता है। जैसे आप सोने की बात करते हैं, वो भी कैसा है? आघात वर्धक, इसीलिए उसकी बहुत सारे ज्वेलरी बनाई जा रही है, उसके पतले पतले कॉइन बनाए जाते हैं, तो आघात वर्धता के गुण के कारण ये हो रहा है। एल्यूमिनियम की फॉइल आपने देखी है, तो इन सभी में आघात वर्धता का गुण है, इसके आधार पर भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, जल में डालने पर कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ तैरने लगती हैं, इस आधार पर भी आप 2 वर्ग बना सकते हैं, यानी कौन सी वस्तु जल में डूब रही है और कौन सी वस्तु जल में तैर रही है, तो इसके आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, यानी विलेयता,
कुछ चीजें पानी में डालने पर घुल जाती हैं, वहीं पर कुछ चीजें नहीं घुलती हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर या विलेयता के आधार पर भी आप पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस प्रकार चीनी, नमक पानी में घुल जाते हैं तो ये विलेयता के आधार पर एक ग्रुप में आ जाएंगे। वहीं आपका रेत हो गया, आप लकड़ी के बुरादे की बात करते हैं, आप मिट्टी की बात करते हैं, चौक की बात करते हैं, ये सभी पानी में घुलते नहीं है, तो इनको आप एक ग्रुप में रख सकते हैं। ओके, देन मिक्सिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने पानी में जूस डाला तो वो दोनों आपस में मिल गए, आपने दूध में पानी भी डाला तो वो दोनों भी आपस में मिक्स हो गए। आप एसिटिक एसिड और वाटर की बात कर रहे हैं, अल्कोहल और वाटर की बात करें, तो ये सारे मिक्सिबल होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इनकी इस प्रकार से आपको अलग अलग लेयर्स नहीं दिखेंगी। आपने पानी और जूस को एक साथ मिक्स किया, उसके बाद आप उसमें सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी अलग अलग नहीं दिखेगा आपको, पानी अलग और आपका जूस अलग। जबकि आप किसकी बात करते हैं, इमिसिबल लिक्विड, जैसे कि आपने पानी और तेल को मिला दिया, ठीक है, कोई भी ऑयल लिया उसके साथ पानी को मिलाया तो आपको अलग अलग लेयर्स बनती हुई दिखती है, वो एक साथ मिक्स नहीं होते। तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाएगा, यानी अमिश्रणीय द्रव कहा जाएगा। चूंकि इनकी अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं तो इनको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेपरेशन के लिए हमने सेपरेटिंग फनल आपको बताई थी कि इस प्रकार से दो जो अमिश्रणीय द्रव हैं, इस प्रकार उनकी अलग अलग दो लेयर्स बनेंगी, इनको आप सेपरेटिंग फनल में डाल लेंगे। जब आप स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, लूज करेंगे यहाँ से, तो आपका ये नीचे वाला जो ब्लू वाली लेयर दिख रही है आपको, ये धीरे धीरे आपकी आप अलग सेपरेट कर लेंगे, किसी बीकर में, किसी भी ग्लासवेयर में आप इसको कलेक्ट कर लेंगे। और इस प्रकार जब ये लेयर यहाँ तक आ जाएगी, यानी आपने पूरी जो ब्लू लेयर है उसको सेपरेट कर लिया है, उसके बाद आप स्टॉप कॉक को टाइट कर लेंगे, यानी बंद कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको दो जो लिक्विड थे जो इमिसिबल थे वो अलग अलग प्राप्त हो गए, यानी कि ब्लू वाला जो लिक्विड था आपको यहाँ प्राप्त हो गया, वहीं जो आपका दूसरा लिक्विड है वो आपको सेपरेटिंग फनल में ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सेपरेटिंग फनल, पृथककारी की भी आप इसको कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, जहां पर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन के लिए हमने मटेरियल्स में क्या क्या गुण होते हैं वो सारे पढ़ लिए थे। एक बार मैंने आपको क्विक रिवीजन दे दिया है, अब इसके आधार पर आपकी एक्सरसाइज आएगी जो हम आज के सेशन में करेंगे। एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, चलिए नोट करेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट का मतलब क्या है, निम्नलिखित में से विषम वर्ग को छाटिए, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है। पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, ओके। सेकेंड है आपका रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। सी आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एंड डी है आपका शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, कॉपर सल्फेट, ओके। तो ये सारे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं चार, जिनमें आपने विषम वर्ग को छांटना है कि किस प्रकार से एक वर्ग है वो दूसरे से भिन्न है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो भी ऑप्शन है जो आपको अलग लग रहा है उसको आपने बताना है, ठीक है। जैसे आप चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग क्या है, बेबी है भी है इसमें, तो ये सारी चीजें आपको लगभग एक ही मटेरियल की बनी हुई दिख सकती है। चेयर, बेड, टेबल की बात कर रहे हैं,
आप कबर्ड की बात कर रहे हैं तो ये मेटल की बनी हुई हो सकती है, इसके अलावा वुड की बनी हुई हो सकती है। जबकि इसमें ऑड वन आउट आपने बोला है, विषम वर्ग को अलग करना है या विषम को आप छांटना है, तो यहाँ पर बेबी हो जाएगा, ठीक है, ये विषम है। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरी गोल्ड, लोटस, ठीक है, इसमें आप किसकी बात करते हैं, इसमें आप बोट की बात करते हैं, क्योंकि बाकी आपके सारे कैसे हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनमें एक प्रॉपर्टीज होंगी। सी आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड की बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया आपका, कॉपर, सिल्वर, ये सारी आप मेटल्स में इनको पढ़ते हैं। जबकि सैंड आपकी यहाँ से अलग हो जाएगा, सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, तो यहाँ से आप सैंड को अलग कर लेंगे। ओके, इस प्रकार से आप ऑड वन आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, यानी कि आपको बताने हैं सत्य असत्य, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स में, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, ठीक है। चलिए लिखिए, पत्थर जो आपका होता है वो कैसा लिखा है यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट, पत्थर पारदर्शी है, जबकि वाई ग्लास इज ओपेक, जबकि कांच अपारदर्शी। तो अभी भी मैंने आपको पारदर्शी और अपारदर्शी बताए थे। पारदर्शी पदार्थ जिनसे आर पार दिखाई दे रहा है, अपारदर्शी पदार्थ जिनसे आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। तो पत्थर से आर पार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, कांच से आर पार दिखाई देता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक बुक में चमक है आपकी, जबकि इरेजर में चमक नहीं है। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, तो नोटबुक चमकती है, एक प्रकार की चमक उसमें होती है, व्हाइट पेजेस वाले में चमक होती है, बट इरेजर डजंट, तो इरेजर में किसी प्रकार की चमक नहीं होती है, ठीक है ना। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक जो है आपकी वो पानी में घुल जाती है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य। इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे हिंदी में, नोटबुक हैज लस्टर, तो आप कहेंगे कि जो व्हाइट पेजेस वाली नोटबुक होती है उसमें चमक होती है, जबकि इरेजर यानी आपका जो मिटाने वाला होता है, रबड़ जिसको आप कहते हैं, में नहीं है, ठीक है। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक जल में घुल जाती है या घुलती है, तो ये असत्य है, चॉक घुलती नहीं है जल में। ओके, नेक्स्ट है आपका, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, तो ये आपका सत्य होता है। डक्टिलिटी में आपको बताया है कि सोना सबसे अधिक डक्टाइल है। ओके, चलिए अगर आप सिंपल चमक की बात करेंगे, शाइन की, तो नोटबुक में आपकी शाइन होती है। लेकिन अगर आप धातु के आधार पर कहते हैं, तो क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि नोटबुक की बात कर रहे हैं आप, नोटबुक, और किसकी बात की आपने, इरेजर की बात की, ठीक है। बोथ आर नॉन मेटल, दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, अधातु हैं, तो दोनों ही कैसी होती हैं, नॉन लस्ट्रस होती है।
ओके। और इस आधार पर आप क्या कहते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप सिंपल यहाँ पर कहते हैं कि अ नोटबुक हैज शाइन, यानी कि उसमें अगर चमक है, तो व्हाइट पेजेस है, व्हाइट पेजेस आपके चमकते हैं, लेकिन इरेजर चमकदार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि इरेजर चमकदार नहीं, लेकिन नोटबुक के व्हाइट पेज आपको व्हाइट दिख रहे हैं ना, व्हाइट कलर में, तो उसको आप शाइन नहीं, लस्ट्रस नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्योंकि ये नॉन मेटल है दोनों, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं मटीरियल्स की, प्रश्न उत्तर हैं आपके। तो पहला प्रश्न है आपका, पदार्थ के कोई भी 4 गुण लिखिए। ओके, तो यहाँ पर 4 गुणों की बात हो रही है उत्तर में। आपका पहला है अपीयरेंस, ठीक है, हार्डनेस की बात होगी, सॉल्युबिलिटी है, फ्लोट और सिंक इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी है, 5 गुण आपके हो गए। इसके अलावा डक्टिलिटी की बात करते हैं आप, और मैलिएबिलिटी की बात करते हैं आप लोग, कंडक्टेंस हो सकती है आपकी, कंडक्टिविटी यानी, तो ये सारे आपके क्या हैं, गुण हैं। ओके, तो इनमें से कोई भी 4 आप लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए हिंदी में क्या क्या लिखेंगे। ये बाह्य रूप हो सकता है उसका, अपीयरेंस जिसे आप कह सकते हैं, रंग रूप भी आप इसे लिख सकते हैं। हार्डनेस हो गई आपकी कठोरता, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, तीसरा गुण। नेक्स्ट है फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी जल में डूबना या तैरना। ओके, इसके आधार पर भी आप, ये भी गुण हैं पदार्थों के। ओके, और इसके अलावा पारदर्शिता, और आप क्या कहेंगे, डक्टिलिटी, तन्यता, ठीक है। इसके अलावा मैलिबिलिटी होता है आपका आघातवर्धता, और चालकता एक आपके टॉपिक यहाँ नहीं आया चैप्टर में, पर चालकता भी एक गुण होता है। कुछ पदार्थ आपने देखे होंगे जिनमें ऊष्मा का चालन होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें विद्युत का चालन होता है, ठीक है, तो ये सुचालक होते हैं। तो और दूसरे जिनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं हो रहा है, वो कैसे हैं, कुचालक है। जिससे आपने लकड़ी देखी है, वो एक सिरे से अगर जल रही है तो आप उसको दूसरे सिरे से इजीली पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा का चालन नहीं हो रहा है, लकड़ी कुचालक है ऊष्मा की। वहीं पर अगर कोई मेटल का बर्तन है, जैसे लोहे का बर्तन है, अगर वो एक साइड से गर्म है तो धीरे धीरे हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है, और ट्रांसफर होते होते या हीट क्या होगी, कंडक्ट होगी, चलेगी, उसमें ट्रेवल करेगी, उसके बाद दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। ओके, तो ये क्या है, ये आपका कंडक्टिविटी है, यानी कि वो जो ऊष्मा का चालन कर रहे हैं। और आपने इलेक्ट्रिकल वायर देखी है, बाहर आपकी प्लास्टिक की आउटर कवरिंग होती है, वो क्या है, वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, या आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर है, ठीक है, कुचालक है। उसमें विद्युत जो है वो चालन नहीं हो रहा है उसका, जबकि उसके अंदर जो मेटल की वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर रहा है, उसको आप क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं या सुचालक कहते हैं। तो इसके आधार पर भी आप क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, ये भी एक गुण है, चालकता। ओके, और मिसिबिलिटी और इमिसिबिलिटी, आपने कहा मिसिबल हो सकते हैं लिक्विड और इमिसिबल हो सकते हैं, तो ये सारे गुण हो गए आपके, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, कोई भी 4 गुण आपने लिखने हैं, तो इनमें से अगर प्रश्न आता है तो कोई भी 4 आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपका एक टम्बलर है, जैसे कि आप कोई भी आपका बर्तन हो सकता है, उसको
क्लोथ से नहीं बनाया जा रहा है, कपड़े का नहीं बनाया जा रहा है, क्यों, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो उसको किसी धातु का या प्लास्टिक का किस लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि उस टम्बलर में हमें लिक्विड को रखना होता है, ठीक है। टम्बलर में लिक्विड रख रहे हैं ताकि उसका क्या हो सके, उससे जो उसमें जो पानी है या लिक्विड है वो बाहर ना आए। ओके। कपड़े में क्या होते हैं, जब आप क्लोथ की बात कर रहे हैं उसके फैब्रिक में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, वहां से आपका लिक्विड बाहर आ सकता है, इसीलिए तो उसकी वो प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं। वी यूज टम्बलर्स मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स। हम टम्बलर किसके बने हुए यूज करते हैं, ग्लास यानी कांच का, प्लास्टिक का यूज करते हैं, मेटल यानी धातु का करते हैं, टू कीप अ लिक्विड, किसी द्रव को रखने के लिए। ओके। दीज सब्सटेंसेस कैन होल्ड अ लिक्विड, ये किसी लिक्विड को अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, होल्ड करके, समझ रहे हैं, पकड़ करके। यानी कि अगर आप कांच के जैसे ग्लास में पानी रख रहे हैं सिंपल, तो उसमें पानी रह जाता है। अगर आप कहेंगे हम कपड़े के ग्लास में पानी रखेंगे तो उसमें पानी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कपड़ा जो है वो छोटे छोटे उसमें होल रहते हैं, छिद्र रहते हैं, जिनसे पानी बाहर आ जाएगा, जबकि ग्लास में ऐसे छिद्र आपको नहीं दिखाई दे रहे। समझ रहे हैं। ग्लास जो कांच का बना हुआ है, इसके अलावा सेम आप मेटल और प्लास्टिक के केस में भी बोलते हैं कि उसमें ऐसे छिद्र नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने लिक्विड को होल्ड करके रखता है। अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ कैन नॉट होल्ड अ लिक्विड बिकॉज, जो टम्बलर आपका कपड़े से बना हुआ है उसमें ये निम्न प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण वो लिक्विड को होल्ड करके नहीं रख पा रहा है। फर्स्ट है, क्लॉथ पीस इज नॉट हार्ड इनफ टू होल्ड लिक्विड। ओके। पहला, वो उतना कठोर नहीं है। कपड़ा क्या होता है, कैसे भी शेप ले लेता है, समझ रहे हैं। यानी आपने उसका ग्लास बनाया पर उसमें उतनी हार्डनेस नहीं है कि वो ग्लास की तरह रह सके। ओके। देन क्लॉथ पीस हैज वेरी माइन्यूट पार्ट पोर्स थ्रू विच द लिक्विड ओजेस आउट। ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे आप बोलेंगे पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, जिनसे कि आपका जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण टम्बलर क्लॉथ का नहीं बनाया जा रहा है, कपड़े का नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आपका मेटल, ग्लास या फिर प्लास्टिक का बनाया जा रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए प्रश्न लिखेंगे। टम्बलर को ग्लास भी बोल सकते हैं आप, गिलास कपड़े से क्यों नहीं बना होता या बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, हम कांच, प्लास्टिक और धातु से बने गिलास का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें द्रवों को रोके रखने की क्षमता होती है। ओके, एक गिलास कपड़े से नहीं बनाया जाता, क्योंकि यह द्रव को रोक
नहीं पाता, ठीक है, और इसके निम्न कारण है। पहला क्या है, कपड़े में कठोरता कम है या कठोर नहीं है, और दूसरा आप क्या कहेंगे, कपड़े में छोटे या सूक्ष्म छिद्र हैं जिनसे द्रव बाहर आ सकता है। ओके, या आ जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए कोई भी ग्लास जो है या टम्बलर जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कपड़े का नहीं बन रहा है, बल्कि आपकी मेटल, प्लास्टिक, कांच, इन सब से उसको बनाया जा रहा है। ओके, नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम? ठीक है, लोहे में, तांबे में और एल्यूमिनियम में आपका क्या समानता है वो बताना है। ठीक है, तो प्रश्न लिखिए, लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में क्या समानता है? तो बच्ची, जब आप लोहे की, तांबे की और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये तीनों ही आपकी धातु में आती हैं। और धातुओं में आपके क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहले अपीयरेंस की बात करते हैं तो लस्ट्रस, शाइन होती है। इसके बाद हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्ड होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है यानी तन्य होते हैं। मैलिएबल होते हैं यानी कि आघात वर्धता का गुण है इनमें। तो ये सारी सब क्या है? धातुएं हैं। तो जो जो प्रॉपर्टीज धातुओं के अंतर्गत आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दे ऑल हैव लस्टर। कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, यानी कि आभा इनमें एक होती है। पहला गुण। दूसरा, दे आर ऑल मेटल्स। ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। तो जब धातुएं बोल दिया है तो आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, दे आर हार्ड। सभी कैसी होती हैं? कठोर हैं। ओके, अभी आपने धातु बोला है तो धातु में आघात वर्ध है। सभी आपकी आघात वर्ध हैं। तन्य है, सुचालक है। किसकी? विद्युत और ऊष्मा दोनों की। बर्तन देखे हैं, लोहे के भी बनते हैं, तांबे के भी बनते हैं और एल्यूमिनियम के भी बनते हैं। इसके अलावा तीनों में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो करता है। ओके, तो तीनों आपकी सुचालक हो गई, ऊष्मा की भी और विद्युत की भी। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। सेशन में हमने 4th चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिसमें हमने ऑड वन आउट की बात की। इसके अलावा हमने कुछ ट्रू फॉल्स देखे और साथ ही प्रश्नों के उत्तर जाने। ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न आपके मन में होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए
धन्यवाद।